हे जंकीज, कैसे हो आप सब। और iQOO Z3 लॉन्च हो चुका है और मैं इसे पिछले 7 से 8 दिनों से यूज कर रहा हूं और मैंने इसे एक यूजर के पर्सपेक्टिव से लगभग हर चीज के लिए टेस्ट किया है। और आज की वीडियो थोड़ी सी भले लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस फोन से रिलेटेड मे बी कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी मैं iQOO का फोन देखता हूं तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर iQOO ब्रांड एग्जिस्ट करता क्यों है। BBK के पास पहले ही Vivo था, Oppo था, Realme था, OnePlus था, तो इसके बाद एक और नई कंपनी खोलना मतलब क्या, उनकी क्या सोच रही थी। हालांकि ये Vivo का एक सब ब्रांड है, इसमें जो चार्जर आता है वो भी, उस पर भी Vivo की ब्रांडिंग लिखी होती है। लेकिन इन सारे वेंचर्स में OnePlus के कुछ यूजर्स हैं जो OnePlus छोड़कर किसी वजह से दूसरी कंपनी की तरफ जा रहे थे। अब उन लोगों को पकड़ने के लिए ये iQOO फोन बनाया गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ OnePlus के यूजर की, तो OnePlus का यूजर अगर कोई OnePlus का फोन देखता है तो वो क्या, उसके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बनता है कि OnePlus का फोन है, ऑक्सीजन OS अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मतलब उनका अच्छा होगा, परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी, लेकिन जो डिजाइन है वो भी काफी एलिगेंट होगा। अगर हम बात करें OnePlus की, तो उसने अपनी मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छी कर रखी है। उसने अगर आप स्टोर्स में जाते हो तो आपको एक फीलिंग आती है कि हाँ आप एक अच्छे स्टोर में गए हो, आप एक ब्रांडेड स्टोर में गए हो। तो ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करना प्लस अपनी मार्केटिंग प्लस जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, इन सब का पैसा लगता है। और इसी वजह से OnePlus के जो फोन्स हैं वो ओवर द ईयर काफी ज्यादा महंगे होते गए हैं। पहले ये फ्लैगशिप किलर की तरह आता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक फ्लैगशिप फोन बन गया है और अब जाकर नोट सीरीज के साथ इन्होंने मिड रेंज के साथ एंट्री मारी है। लेकिन ये जो ब्रांड है, ये मैं एक तरह से कंपेयर कर सकता हूं, जैसे MI आया, MI का एक सब ब्रांड निकला Redmi। अब Redmi की कुछ स्पेसिफिक जनता बन गई, वो Redmi से वही चीज डिमांड करती है। वैसे ही OnePlus से लोग एक ही चीज डिमांड करते हैं। अब अगर MI को कुछ एक्सपेरिमेंट करना था तो वो उन्होंने Redmi के साथ नहीं करा, उन्होंने एक नया ब्रांड निकाला जो कि है Poco। सिमिलरली BBK ने एक OnePlus के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करी। जैसा कस्टमर को चाहिए, जो OnePlus से एक्सपेक्ट किया जाता है, वही चीजें उन्होंने OnePlus में डालते रहे। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने iQOO ब्रांड को निकाल दिया, जो कि स्पेशली गेमर्स के लिए निकाला गया है। अब यहाँ पर सिमिलरली जैसे Poco के अंदर कॉस्ट कटिंग करी जाती है, जैसे आपका कैमरा हो गया, आपकी डिस्प्ले वगैरह हो गई, इन सब में बिल्कुल इसी तरह iQOO के अंदर भी कॉस्ट कटिंग करी जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी कमी नहीं करी जाती। Poco आपके बहुत अच्छे चिपसेट के साथ आता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सिमिलरली ये भी जो फोन है बहुत अच्छे चिपसेट के साथ आता है, Qualcomm के सबसे लेटेस्ट 768 चिपसेट के साथ आता है, सबसे फ्लैगशिप नहीं, लेटेस्ट जो अभी लॉन्च हुआ है। तो इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है उन सब के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जब मैंने इस फोन को खोला तो मुझे जब ये फोन मेरे हाथ में आया तो काफी दिनों बाद OnePlus Nord के बाद मुझे एक काफी कॉम्पैक्ट सा, काफी पतला सा, हल्का सा फोन मेरे सामने आया। हालांकि इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है, लेकिन फिर भी ये फील नहीं होता। दूसरी बात, ये काफी ज्यादा हाथ के अंदर बैलेंस फील होता है। अगर मैं इसको बैलेंस करके दिखाऊं तो बहुत ही आसानी से ये बैलेंस हो जाता है। तो इस वजह से जो इसकी ओवरऑल डिजाइन करी गई है काफी अच्छी करी गई है। वेट बैलेंस काफी अच्छा रखा गया और जो ओवरऑल वेट है फोन का वो भी काफी डिसेंट रखा गया है, जिसकी वजह से हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरा, अगर हम इसके केस की बात करें तो केस के साथ भी इसकी फीलिंग जो है वो उतनी ज्यादा कुछ बुरी नहीं है, हालांकि बल्कि हो जाता है, लेकिन फिर भी काफी एक डिसेंट सी पैकेजिंग लगती है अगर हम इसके केस भी चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। तो अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऊपर हमें एक सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। साइड की बात करें तो हमें फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के अंदर ही देखने को मिलता है और वॉल्यूम रॉकर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी नीचे यहाँ पर Type-C और 3.5 mm जैक आपको नीचे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर ये पैकेज देखे तो काफी अच्छा है। इसके फिजिकल ओवरव्यू के साथ मेरी एक ही शिकायत है कि ये जो फोन है जब मैंने हाथ में लिया तो मुझे, जब मैंने पीछे टैप करा तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि ये एक प्लास्टिक जो यूज करा है वो थोड़ा सा चीप प्लास्टिक है। चीप इन द सेंस, इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा प्लास्टिक पीछे यूज करा जा सकता था। दूसरी बात, जो ये प्लास्टिक है इसके अंदर एक हॉलोनेस वाली फील आती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 1 mm या उससे कम का एक एयर गैप यहाँ पर छोड़ा गया है, क्योंकि जब मैं पूरी जगह टैप कर रहा हूँ ना तो यहाँ पर एक हॉलो वाली फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पर इसके दो वजह हो सकते हैं। पहला कि ये मैन्युफैक्चरिंग में ही ऐसा है, दूसरा ये जानबूझकर किया गया है। जानबूझकर क्यों? क्योंकि इसके अंदर आती है एक्टिव कूलिंग, मतलब 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो लिक्विड कूलिंग के लिए हम सबको पता है कि एयर हीट को वो स्प्रेड करता है। तो अगर यहाँ पर जो लेयर है उसके और जो ऊपर वाली लेयर है उसके बीच में अगर एयर है तो अगर ये ज्यादा गर्म होता है तो वो हीट जो है वो चारों तरफ अंदर ही अंदर हवा के जो लेयर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ऊपर जो है वहां पर हमें
हीटिंग इतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी। ये एक ट्रिक भी हो सकती है कि अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो आपको हीट फील ना हो। हीट फोन होगा लेकिन आपको फील नहीं होगा। यही चीज मैंने अपनी टेस्टिंग में भी एक्सपीरियंस करी है। इसके अंदर आपको हीटिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलती है। गेमिंग के टाइम अगर आप बहुत देर तक खेलते हो तो फोन वार्म होगा, लेकिन ये मैंने जितने भी अभी हाल ही में फोन टेस्ट करे हैं उसमें सबसे कम हीट होता है ये। इसके बाद अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से ठीक है, मतलब काफी ठीक ठाक है। अगर इस प्राइस रेंज में या 1000 रुपए ले लेते एक्स्ट्रा और एमोलेड डिस्प्ले दे देते, क्योंकि यार देखो फाइनली एमोलेड और एलईडी में आपको साफ फर्क पता चलेगा। अगर आप साइड बाय साइड में नहीं देखोगे तो भी आपको फर्क पता चलेगा। अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना ज्यादा पसंद है तो आप हमेशा एक एमोलेड को प्रेफर करोगे। अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए और इस प्राइस में चाहिए तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले कहीं ना कहीं ठीक है। हाँ, थोड़ी सी सैचुरेशन इसमें ज्यादा है लेकिन वो लोगों को अच्छी लगती है। इसके बाद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने के साथ साथ इसमें 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है। मतलब जिस रेट से आप इसको टच करके रिस्पॉन्स करवा सकते हो वो 180 हर्ट्ज का है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो इसमें आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। और इसके अंदर वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी वगैरह पर फुल HD के कंटेंट बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हो। नाउ अब अगर बात करें इसके सबसे हाईलाइटेड फीचर की, जो कि है इसका चिपसेट। 18,500 19,000 की रेंज में आपको ये फोन मिलता है। हालांकि जो मेरे पास वेरिएंट है वो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइस 21,000 रुपए है, लेकिन ऑफर्स के बाद ये 19,500 तक में मिल जाता है। तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से स्नैपड्रैगन 768G मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, क्योंकि हमें पिछले साल नॉर्ड के अंदर 765G मिल रहा था। वो मिल रहा था हमें 25,000 की रेंज में। यहाँ पर ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि इसमें और नॉर्ड के अंदर परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने टेस्ट कर लिया है और उसकी डिटेल वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसके बाद इसका एक और स्पेशल फीचर जो इसका कूलिंग सिस्टम है, वो भी एक्टिव कूलिंग सिस्टम काफी अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इसमें बहुत देर तक बहुत ज्यादा हैवी गेम्स खेले हैं, COD, Asphalt 9 और दूसरे गेम्स भी खेले हैं। तो काफी देर तक खेलने के बाद भी ये वार्म भी महसूस नहीं होगा। अगर आप AC कंडीशन में है तो ये गर्म महसूस ही नहीं होगा। बाहर आप हैं तो आपको थोड़ा बहुत वार्म महसूस होगा, लेकिन वो भी बाकी जो फोन्स हैं उनके मुकाबले बहुत कम है। तो ये चीज बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है iQOO Z3 के लिए। वैसे अगर आप गेमिंग के लिए फोन को नहीं लेना चाहते हो और डे बाय डे यूज के लिए लेना चाहते हो तो भी ये फोन आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम इसके रैम परफॉर्मेंस की बात करें, रैम मैनेजमेंट की, तो वो यहाँ पर इसका एक बड़ा डाउनफॉल लगा मुझे। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज सॉफ्टवेयर की वजह से हो रही है। फन टच OS को मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये सॉफ्टवेयर का इशू हो, या फिर हो सकता है कि एंड्रॉइड के जो अपडेट्स आएंगे उसमें ये चीज ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता क्या दिक्कत, क्योंकि 8GB रैम और प्लस 3GB जो इसमें एडिशनल मिलती है। 3GB कैसी, iQOO इसको मल्टी टर्बो का नाम देता है। मतलब 8GB की रैम इसमें है, लेकिन जो इसमें UFS 2.2 की जो स्टोरेज सिस्टम यूज करी गई है 128GB की, उसमें से 3GB को ये रिजर्व करके रखता है रैम के लिए। जब भी आपकी रैम कभी फुल हो जाएगी तो वो उन 3GB में से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी 8GB रैम भी ठीक से काम नहीं कर रही। मैं कोई भी ऐप, बड़े क्या छोटे ऐप को भी अगर खोल के मैं छोड़ता हूँ और वापस जब उसको खोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो दोबारा से रीलोड हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लो, नेटफ्लिक्स मेरा दोबारा से रीलोड होना शुरू हो गया। तो रैम मैनेजमेंट के ऊपर काम करा जा सकता है वाया सॉफ्टवेयर अपडेट। बाकी अगर ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैंने इस फोन को खोला तो वहां पर हमें बहुत सारे ऐसे ऐप्स देखने को मिले जो कि हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए थे, लेकिन वो ऑप्शनल थे। मतलब आप डाउनलोड करना चाहते हो स्टार्टअप में ही या फिर नहीं, ये आपकी चॉइस थी। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यार ये सही सीन है। मतलब ब्रांड इतना सस्ता फोन दे रही है और एडवर्टाइजमेंट से पैसे भी नहीं कमा रही, ऐसा कब से होने लगा? मुझे लगा सही है भाई। लेकिन जब मैं अंदर गया तो पता चला यहाँ पर दुनिया भर की बकवास। इनिशियली जो आई थी वो सारी अच्छी एप्स थी, उनका ऑप्शन में दे दिया, और बाकी जो कचड़ा एप्स हैं, जो मतलब घटिया एप्स हैं, उन सबको प्री इंस्टॉल दिया है। मतलब यार, जो कि इस प्राइस रेंज में और फोन को देखते हुए एक्सपेक्टेड भी है। भाई उन्हें पैसा कमाना है, एडवर्टाइजमेंट उनका वन ऑफ द रेवेन्यू सोर्सेज है। इसके बाद अगर हम इसके कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल क्वालिटी भी इसकी ठीक ठाक है। मतलब दूसरे एंड पे अगर मैं किसी अच्छे फोन से यूज करता हूँ और फिर इस पर शिफ्ट होता हूँ तो लोगों को पता चलता है। क्या पता चलता है कि बेस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, क्लैरिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। हमारी जो वॉइस होती है उसमें मिड टोन में सबसे ज्यादा क्लियरिटी होती है, मिड टोन और ट्रबल में। बेस सिर्फ उसमें बॉडी देने का काम करता है। तो यहाँ पर मिड टोन के कम होने की वजह से बेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्लैरिटी में हल्की सी कमी आ जाती है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि खराब है, नहीं, सामने वाले को बहुत साफ साफ आपकी आवाज सुनाई देगी। लेकिन मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि 20,000 के फोन में स्पीकर जो माइक है इसका वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। और जो ये ब्रांड्स होते हैं ये इन्हीं चीजों पे कॉस्ट कटिंग करते हैं। आप कोई भी एक फोन लेते हो तो क्या देखते हो? प्रोसेसर कैसा है, उसकी डिस्प्ले कैसी है, रैम कितनी है, बड़ी बड़ी स्टोरेज कितनी है, ये सारी चीजें
देखते हो, छोटी चीजें नहीं देखता कोई भी। 3.5 mm में जो ऑडियो जैक है उसका आउटपुट कैसा है, इसका आउटपुट काफी अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊं, नेट पिकिंग अगर मैं करना चाहूं तो बहुत ही स्लाइटली आपको अंतर पता चलेगा अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो। और ये मैं नेट पिक कर रहा हूं, मतलब जानबूझकर गलती निकाल रहा हूं। अगर नहीं निकालना चाहो तो 3.5 mm जैक से आउटपुट काफी अच्छा है, लेकिन जो माइक है वहां पर कॉस्ट कटिंग करी गई है ऑब्वियसली। अगर मैं बात करूं कैरियर एग्रीगेशन की तो वो भी इसमें काफी सॉलिड देखने को मिलती है। मतलब इसमें 4G प्लस मुझे कई जगहों पर देखने को मिल गया। मैं एक हाईवे पर जा रहा था जहां पर स्पेशली जो नेटवर्क वगैरह रहते हैं उनकी दिक्कत रहती है, लेकिन वहां पर भी मुझे यहाँ पर 4G प्लस देखने को मिल रहा था। इसके साथ स्पीड भी काफी अच्छी मिल रही थी। और अगर मैं बात करूं वाईफाई कनेक्टिविटी की तो वो भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। क्वालकॉम ने जो अपना मॉडेम यूज करा है वो काफी अच्छा यूज करा है और आइको ने काफी अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज करा है अपने फोन के साथ। अगर मैं बात करूं वाईफाई की 5G वाले कनेक्टिविटी की तो वहां पर मुझे कभी कभी अपने आईफोन 12 प्रो से भी ज्यादा स्पीड देखने को मिली iQOO के अंदर। तो ओवरऑल जो एग्रीगेशन है, कनेक्टिविटी है, इन सब के मामले में ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। स्पीकर्स जो हैं ये इसके सबसे बड़े डाउन साइड है। स्पीकर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अगर मैं इसकी फुल वॉल्यूम करता हूं तो यहाँ पर आवाज फटने लग जाती है। और दूसरी बात, इसके अंदर क्लैरिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है। मैंने इसी प्राइस रेंज में दूसरे फोन्स का भी यूज करे हैं स्पीकर्स, लेकिन उनके स्पीकर्स में भले वॉल्यूम थोड़ी कम हो लेकिन क्लैरिटी होती है। इसमें आपको क्लैरिटी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो स्पीकर्स जब आप इसके पहली बार सुनोगे तो मेरे हिसाब से आप थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर होगे। इसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है इसका काफी फास्ट है, काफी रिस्पॉन्सिव है। टैप करने पे कभी कभी ये दिक्कत देता है, लेकिन अगर आप सिर्फ टच करोगे तो ये काफी ज्यादा फास्ट है। साथ ही साथ इसका जो ईयर पीस है वो भी काफी ज्यादा लाउड और काफी ज्यादा क्लियर है। आप मतलब इतने दूर रख के भी आराम से बात कर सकते हो, आपको ऐसे टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टच कर मैं मतलब जब मैंने यूज करना शुरू करा था तो मुझे आवाज हाफ से भी कम करनी पड़ी, तब जाकर मैं टच करके यूज कर पा रहा था। मतलब फुल करूंगा तो मुझे ऐसे करके सुनना पड़ रहा था, इतनी दूर से आवाज आ रही थी। तो ऊपर का स्पीकर ठीक है। और हाँ, इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर सिस्टम नहीं है, मोनो स्पीकर है बस, केवल एक। अगर मैं इसके कैमरा सिस्टम की बात करूं तो मुझे देख के काफी अच्छा लगा कि इन्होंने फालतू में कोई फीचर ऐड करने के चक्कर में सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के चक्कर का काम नहीं करा है। यहाँ पर 3 कैमरास दिए हैं, एक नॉर्मल आपका 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक आपका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। हालांकि 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो भी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब हो सकता है कि प्रोसेसर के साथ थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होने में उसे टाइम लगे, iQOO को थोड़ा सा टाइम लगे, सॉरी Vivo को थोड़ा सा टाइम लगे, तो वो देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल अल्ट्रा वाइड सेंसर मुझे इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। 64 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो काफी ठीक ठाक है, मतलब एक्सेप्टेबल है। इस प्राइस रेंज में मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई ऑब्वियसली जो MI वगैरह के आ रहे हैं, 10i वगैरह या फिर दूसरे जो रेडमी के फोन्स हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ये फोन लेना चाहते हो तो। और अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा की बात करूं तो फ्रंट कैमरा मुझे काफी ठीक लगा। बैक कैमरा देखने के बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशन बन गई थी इस फोन से, उसके मुकाबले फ्रंट कैमरा ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस फोन की कंक्लूजन के बारे में कि क्या ये फोन 19-20 हजार 21 हजार की रेंज में लेने लायक है या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से अगर आपको परफॉर्मेंस ड्रिवन फोन चाहिए तो आप इस फोन को ले सकते हो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर 8GB रैम जो इसका रैम मैनेजमेंट है वो किसी हार्डवेयर के इशू की वजह से या फिर फन टच जो OS है वही इतना दिक्कत करता है, आगे जाकर भी अगर वो ऐसी दिक्कत करता रहेगा तो मेरे हिसाब से 6GB रैम वाला वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर ये चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू सही करी जा सकती है तो आपका 8GB रैम वर्थ रहेगा, आप 6GB के लिए मत जाना। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं एक FAQ वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर, जहां पर आपके पूछे गए सारे सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं और प्रोडक्ट्स आपके लिए नए नए बहुत सारे लाने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जाने से पहले एक चीज और बताना कि आपको इसी तरह की डिटेल वीडियो चाहिए या फिर मैं इस चीज को कॉम्पैक्ट कर दूं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मे भी बहुत सारे लोग जानना नहीं चाहेंगे उस चीज को हटा दूं और नॉर्मल जो छोटी वीडियो रहती है वो आपके लिए दूं। इस चीज को भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाय।